आज हम बात कर रहे हैं अपने लीवरेज पार्ट 2 में ऑपरेटिंग लीवरेज की, यानी कि परिचालन उत्तोलक की। देखिए, परिचालन उत्तोलक का मतलब होता है कि आपके फर्म में अगर फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थायी लागत है तो वो फर्म कहलाएगी ऑपरेटिंग लीवरेज। सिंपल सा वर्ड है कि अगर आप कोई फर्म है जिसके फर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, उस फर्म में अगर स्थायी लागत है या स्थायी खर्चे हैं तो वो फर्म क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाएगी। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज की मेन कंसेप्ट क्या है। इफ द फर्म इज बियरिंग सम फिक्स्ड एक्सपेंसेस which are not related with the production capacity, the firm has operating leverage। अब सिंपल है कि यदि कोई फर्म है जो कि अपने स्थायी खर्चों को या स्थायी लागत को वहन कर रही है, जो कि उत्पादन से संबंधित या उत्पादन की क्षमता से संबंधित नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं वो उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो वो फर्म क्या होगी? हम कह सकते हैं कि उस फर्म में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। सिंपल है कि आप जानते हैं कि दो तरह की कॉस्ट होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मोस्टली कितने टाइप्स की कॉस्ट होती हैं? 2 टाइप्स की। जनरली आपने सुना होगा कि कभी कभी सेमी वेरिएबल या कह सकते हैं सेमी वेरिएबल भी एक कॉस्ट होती है, लेकिन वो पार्ट होता है कभी फिक्स का कभी वेरिएबल का। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो अगर बात करें तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी फर्म ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे? जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा वही क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग लीवरेज फर्म कहलाएगी। क्लियर हुआ? ये लाइन आपके लिए बात ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे वेरिएबल की, यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात की जा रही है। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। देखिए, अगर मीनिंग की बात करें कि क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस और क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट या कह सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्शन क्या है। आपका प्रोडक्शन चाहे 0 हो, चाहे आपका प्रोडक्शन ज़्यादातर हो, आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट पे करना होगा। जैसे आप जानते हैं किसी फैक्ट्री वो बंद भी है, लेकिन अगर उसके बाहर वॉचमैन है तो उसको जो दी जाएगी सैलरी तो वो फिक्स कॉस्ट में आएगी। क्लियर है? कुछ मशीन है जिसका आप कह सकते हैं आपके बिजनेस में लगी है, तो आप जानते हैं अगर वो कहीं से आप रेंट पे लेके आए हैं तो उसका किराया लगेगा, चाहे आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कुछ ऐसे खर्चे जो कि हमारे फर्म को या किसी संस्था को वहन करने होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उत्पादन से संबंधित होते हैं। तो वो खर्चे कौन से होते हैं या वो कौन सी कॉस्ट होती है? वो होती है वेरिएबल कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत। सिंपल है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आप जब प्रोडक्शन, जैसे सपोज दैट आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको उतना ही लेबर, उतना ही मटेरियल चाहिएगा। लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और आपने उसको 200 यूनिट कर दिया, तो सिंपल है कि उसमें आपको मटेरियल भी चाहिएगा, कुछ लेबर भी चाहिए। ठीक है? तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज़ हो जाए, जो प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज़ हो जाए, दैट्स कॉल्ड टू अ वेरिएबल कॉस्ट, उसे कहेंगे परिवर्तनशील लागत। क्लियर हुआ आपके? चलिए बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या कहेंगे। जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दोज कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। चाहे आप जीरो लेवल की, एक जीरो स्तर से बात करें उत्पादन की, या आप अधिकतम स्तर के उत्पादन की बात करें, आपकी फिक्स कॉस्ट स्थायी रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। चाहे जीरो लेवल पे प्रोडक्शन हो, ठीक है, फर्म का, या फिर मैक्सिमम लेवल पे, फिक्स कॉस्ट हमेशा रिमेन सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी इन द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्शन। जैसा उत्पादन बढ़ता है जिस अनुपात में, उस अनुपात में आपकी परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी?
परिवर्तित होगी। यानी उत्पादन स्तर के साथ उसी अनुपात में परिवर्तन होना, जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है या प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में अगर जो लागत या जो कह सकते हैं जो खर्चे परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत। क्लियर हुआ आपके? चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। If there are fixed costs in the firm and the firm varies its present production, then the increase in production will lead to higher increase in the rate of profit. सिंपल है कि जब फर्म में अगर यदि किसी संस्था में स्थायी लागत है, स्थायी लागत होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अपने कह सकते हैं एक निश्चित सीमा या वर्तमान उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए, अगर वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो क्या होगा उस चेंजेस से, देन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड टू हाई इंक्रीज एट रेट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि हम कहें कि अगर किसी फर्म में स्थायी लागत है और वो फर्म एक निश्चित सीमा या हम कह सकते हैं वर्तमान के उत्पादन जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी क्वांटिटी में अगर वो चेंज करे, तो इससे क्या होगा कि जितना भी उत्पादन किया जा रहा है जिस रेट से, उसकी अपेक्षा आपका प्रॉफिट अधिक होगा। क्योंकि देखिए सिंपल है, कोई भी फर्म है, उस फर्म में अगर स्थायी खर्चे हैं तो वो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेगी। सिंपल है कि जैसे कि अगर कोई फर्म है, अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स फर्म क्या कर रही है, जिसके आप कह सकते हैं जिसके यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट है उस फर्म में, ठीक है, स्थायी खर्चे हैं, तो वो फर्म क्या कर रही है, अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करना चाहती है या वर्तमान उत्पादन या एक कह सकते हैं लिमिटेड आपकी जो बाउंड्री है उसमें आप प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करना चाहते हो एक निश्चित सीमा में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे ही प्रोडक्शन में चेंजेस करोगे तो उससे सिंपल है कि आपका जो प्रोडक्शन में जितनी रेट से चेंज हुआ है उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट ज़्यादा चेंज होगा या ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि कोई भी फर्म होगी जिसमें फिक्स खर्चे होते हैं तो वो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेगी, प्रॉफिट गेन करना चाहेगी। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैं बात करूं कि सेल्स में अगर मैंने सेल्स को बढ़ाया, सिंपल है कि मैंने सेल्स को बढ़ाया, तो आपका जो सेल्स बढ़ेगा उससे कितना गुना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी सेल्स में एक टाइम का चेंज आता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें 2 टाइम चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन बताता है कि सेल्स में एक टाइम चेंज आया तो उसे प्रॉफिट में आपके कितने गुना परिवर्तन आएगा, यही ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। क्लियर है? यानी कि एक फर्म है जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक फर्म है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है। फिक्स कॉस्ट होगा और उसके बाद वो प्रोडक्शन में अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन से कुछ चेंज करना चाहती हैं, तो जितना सेल्स में चेंज होगा उससे कहीं ज़्यादा उसके प्रॉफिट में चेंज होगा। सेल्स कह सकते हैं या प्रोडक्शन क्वांटिटी कह सकते हैं, उत्पादन की मात्रा कह सकते हैं या विक्रय, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें चेंजेस होने से कहीं ज़्यादा आपका प्रॉफिट चेंज होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टडी है, ये स्टडी ही क्या बताती है, ऑपरेटिंग लिवरेज बताएगी। सेल्स में 1 गुना तो प्रॉफिट में कितना गुना जो परिवर्तन आएगा। तो ये जो संबंध बताता है सेल्स और प्रॉफिट का, उस संबंध को कहा जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज में हम उसका स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन है, हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन में जॉन हैम्पटन की। ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सिस्ट व्हेन चेंज इन द रेवेन्यू प्रोड्यूस ग्रेटर चेंज इन ईबीआईटी। सिंपल है कि परिचालन उत्तोलक तब विद्यमान होगा या परिचालक उत्तोलक जो है वो कब होगा, जब हम कह सकते हैं कि आपका जो रेवेन्यू है उसमें जो चेंजेस आता है, जो रेवेन्यू है उसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा आपके प्रॉफिट में या ईबीआईटी में चेंज आएगा। अब देखिए प्रोडक्शन यानी कि कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्शन में जितना बदलाव आएगा, आपकी सेल्स में जितना बदलाव आएगा, ग्रेटर देन यानी कि उससे कहीं ज़्यादा आपका ईबीआईटी चेंज होगा। तो ईबीआईटी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड
टैक्स। क्लियर हुआ? यानी कि आपके रेवेन्यू प्रोड्यूस में, यानी कि आप जो उत्पादन कर रहे हो, जो सेल्स कर रहे हो, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा किस में आएगा? EBIT में। क्लियर हुआ? तो अगर मैं सिंपल सी अभी जो हमने इतना कंसेप्ट पढ़ा उसमें एक सिंपल सा बात बता दूं कि जो सेल्स एंड EBIT, यहाँ पे हम जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो कौन से प्रॉफिट की? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर जो सेल्स और EBIT के रिलेशंस को, यानी कि विक्रय और आपका जो लाभ है, कर पूर्व और ब्याज के पूर्व जो लाभ है उसमें संबंध बताएगा, वो कहाँ स्टडी की जाएगी? ऑपरेटिंग लिवरेज में, यानी कि परिचालन उत्तोलन में। क्लियर हुआ? यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेल से स्टार्ट होता है और EBIT पे जो फिनिश हो जाएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है? तो हम यहाँ पे दो कंसेप्ट की बात करेंगे, एक आपका जो सिलेबस है उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी है, एक आपके फिनेंशियल लिवरेज भी है। तो ध्यान रखिएगा, जो सेल्स से लेकर EBIT तक तो जो प्रोसेस चलेगा दैट्स कॉल्ड टू ऑपरेटिंग लिवरेज, और जो EBIT से लेकर EPS तक चलेगा वो फिनेंशियल लिवरेज है। तो आप अभी कंफ्यूज नहीं हो, आप सिर्फ अभी याद रखें जो सेल्स से स्टार्ट होता है और EBIT पे जो फिनिश हो जाता है वो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, और ऑपरेटिंग लिवरेज में हम इन दो की रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। चेंज इन सेल्स लेवल, आपके विक्रय में जितना परिवर्तन आता है उससे आपके प्रॉफिट की अमाउंट में कितना परिवर्तन आएगा। सिंपल है कि देखिए इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दो तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्टली टू टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक सिचुएशन होगी कि आपकी जो सेल्स लेवल है, आपकी जो सेल्स लेवल है उसमें अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उससे आपके प्रॉफिट में कितना परिवर्तन आएगा, तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। DOL का मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी कि EBIT में कितना परिवर्तन आया है और आपके सेल्स में कितना परिवर्तन आया है उसको, तो ये कहलाती है ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले का अगर सिंपल सा मीनिंग मैं समझूँ कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है, तो ये बताता है कि सेल्स में कितना चेंज हुआ उससे हमारा EBIT कितना गुना चेंज होगा। तो ये जो आंसर है, यानी कि अगर सेल्स में मैं 1 टाइम चेंज करूँ तो मेरा EBIT में कितना चेंज होगा, इसका जो आंसर है वो इससे निकाला जाएगा। क्लियर है? तो सेल्स में अगर कितना परिवर्तन आया और इससे हमारा EBIT कितना चेंजेस होगा या कितना परिवर्तन होगा, ये हमको बताएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं एक सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, कि व्हेन EBIT इज अ सेम स्टैंडर्ड। तो सिंपल है, जब एक सिंपल सा क्वेश्चन आए एग्जाम में, जब EBIT आपकी सेम दे रखी हो। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें क्या होगा, जैसे कि एक सिचुएशन दे रखी होगी कि सेल्स है वो 100 यूनिट का है। ठीक है, और इससे एक आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, फिर आपको नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि सेल्स आपका 200 यूनिट कर रहा है, एक 300 यूनिट कर रहा है, तो कंपैरिजन करिए। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि विक्रय में पहले वो विक्रय 100 इकाइयों का कर रहा था, अब वो विक्रय 200 का कर रहा है और फिर या फिर 300 का कर रहा है, ऐसी जब क्वेश्चंस में टर्म्स होती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंपल है, सेल्स में अगर चेंज होगा यूनिट में तो ये प्रॉफिट भी चेंज करेगी। ठीक है, चलिए जब सेम कंडीशन सिंपल क्वेश्चन हो तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी अंशदान C। EBIT को हम अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आया उस टेबल से, और फिर अपॉन करेंगे EBIT। इसे हम और तरीके से लिख सकते हैं C अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। C का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, और C का मतलब हम कह सकते हैं सिंपल S माइनस V को कहते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल। क्लियर है? तो चाहे मैं S माइनस V लिखूँ और चाहे मैं C लिखूँ सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये C कहाँ से आता है? S माइनस V करने से आता है। ठीक है, चलिए आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये दो टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आखिर आपको बता क्या रहे हैं। चलिए
सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन की, जो हमने सेकंड जो फॉर्मूला देखा था अभी, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? देखिए, एक कंपनी है जो 6000 यूनिट पर एनम बनाती है, उसकी कैपेसिटी है बनाने की। एक्चुअल कैपेसिटी यूज 4000 यूनिट पर एनम, जो वास्तविक क्षमता है उसकी, जो फर्म की जो साल भर में है वो 6000 यूनिट बनाती है, बनाने की क्षमता कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 4000 यूनिट पर एनम। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ये दे रखा है, प्रतिवर्ष के हिसाब से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि जो आपकी विक्रय कह सकते हैं, विक्रय मूल्य आपका पर यूनिट का दे रखा है 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 पर यूनिट। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट दे रखी है 4000 पर एनम, और एक आपको दो तरीके से सॉल्यूशन बताना है। एक बार फिक्स कॉस्ट लेना है 4000 एंड द सेकेंड टाइम फिक्स कॉस्ट इज 10000। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग लिवरेज, स्टेटमेंट बनेगा। क्लियर हुआ आपको? एक स्टेटमेंट बनाना है जो ऑपरेटिंग लिवरेज को बताएगा। फर्स्ट कॉलम इज आइटम की क्या क्या आइटम है। सेकंड, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, जब हम 4000 क्या ले रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन क्या होगी, जहां पे हम 10000 ले रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? सबसे पहला मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो सेल्स से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? विक्रय से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें कंपनी साल भर में कितना यूनिट कैपेसिटी है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, वो है 4000, जो क्वेश्चन में दे रखी थी 4000 यूनिट है, और सेल्स की जो रेट दे रखी थी वो कितनी थी? 10। तो इससे हमारा टोटल सेल्स का अमाउंट आ जाएगा 40000 और 40000। सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंज से फिक्स कॉस्ट का आएगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स का कितना है? 4000 एंड मल्टीप्लाई 6 कौन सा है? जो वेरिएबल कॉस्ट की जो रेट दे रखी है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, देन कम्स टू 24000 एंड 24000। लेस कर दीजिए, तो लेस करने के बाद 40000 में से जब आप 24000 लेस करोगे, दोनों में कॉमन ही है, तब आपको पता है कि अभी हमने बात की थी S माइनस वी करने पर क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन? कहाँ से आता है? S माइनस वी। क्लियर है? तो 16000 एंड 16000, यहाँ तक तो सेम था। अब चेंज होएगा, कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4000, और यहाँ पे कितनी ये करनी है हमें? 10000। तो जब लेस करेंगे तो EBIT, जब हमने सेल्स माइनस वी माइनस F कर देते हैं, तो अब हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, वो भी टैक्स और बिफोर से पहले, क्योंकि ना तो हमने टैक्स दिया है ना हमने इंटरेस्ट दिया है। राइट? तो आपका फर्स्ट सिचुएशन का आएगा 12000 और सेकेंड का आ जाएगा 6000। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है प्रोडक्शन की क्वेश्चन में, वो 4000 यूनिट, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है कि सिर्फ 4000 दे रखा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यूनिट की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज C/EBIT। क्लियर हुआ? जब यूनिट अलग अलग होगा तब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला C/EBIT। C कितना आया फर्स्ट का? 16000, अपॉन करेंगे EBIT कितना है? 12000। तो 16000 अपॉन 12000 देन कम्स टू 1.33। सेकंड में हम करेंगे, आपका C कितना है? 16000, EBIT कितना है? 6000। तो चलिए 16000 अपॉन 6000 कितना आ गया? 1.33 और 2.67 आ गया। तो यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप EBIT को, आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके फर्म में, ठीक है, इस फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट थी वो 4000 थी, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10000। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1.33 और यहाँ पे आ रहा है 2.67। तो सिंपल है, हम एक नोट डाल के क्या बता सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज। जब आपके कुल लागत में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती हैं तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज को भी ज़्यादा करेगी। और ये क्या बताता है कि अगर वन टाइम चेंज इन सेल्स, यानी कि अगर एक टाइम में आपका सेल्स है उसमें चेंजेस आता है, तो आप में कितना आएगा? जो ऑपरेटिंग, आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, यानी कि आपका जो EBIT है, उसमें कितना गुना चेंजेस आता है वो बता रहा है कि 1.33 और 2.67। तो ये चेंज इन प्रॉफिट का
बता रहा है कि यानी कि जैसे इसका सिंपल सा ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट का कि अगर आपके कुल लागत में स्थायी लागत बढ़ती है तो आपके ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक कंसेप्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो आपने जो सॉल्यूशंस किया है, ये सॉल्यूशन क्या बताता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.33 और 2.67 आता है, तो इसका मतलब है कि अगर सेल्स की अमाउंट में अगर वन टाइम हम चेंज करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज में 1.33 और 2.67 चेंजेस होगा। क्लियर है? तो यानी कि आप इसमें बता सकते हो कि सेल्स में वन टाइम चेंज आया तो इससे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज में 1.33 और दूसरे में कितना रहा, 2.67। ये आप लिख सकते हैं नीचे। क्लियर है? एक नोट तो आपको डालना ही है कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी इंक्रीज होगा। तो ये जो हमने सॉल्यूशन किया था वो सिंपल था कि जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था C/EBIT, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट आपकी अलग अलग दे रखी थी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। देखिए इसमें हमने एक सेकंड फार्मूला भी लिखा था जहाँ पे हमने चेंज इन किस में लिखा था, EBIT अपॉन चेंज इन द सेल्स। तो उस फॉर्मूले का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसकी बात करते हैं। जैसे एक सोहन लिमिटेड है, वो प्रोड्यूसिंग कर रहा है 20,000 यूनिट एट प्रेजेंट वर्तमान में वो कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, 20,000 का। सेलिंग प्राइस 10 दे रखा है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 50,000 पर ईयर, ठीक है, 50,000 दे रखा है। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 5 पर यूनिट। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 10, वेरिएबल कॉस्ट है 5 और फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब आपको ये कर रहा है कि एज्यूम सेल्स मानना है, एक बार 10,000 यूनिट को और एक बार 30,000 यूनिट को। यानी कि इस यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसके 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट तो प्रेजेंट वाला 20,000 यूनिट का, और दूसरा कॉलम किसका बनेगा, जो हमें एज्यूम करना है 10,000 यूनिट का, और तीसरा कौन सा है, 30,000 यूनिट का। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। हेडिंग लगा देंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। अब यहाँ पे हमारा कॉलम बन गए हैं आइटम्स। पहला है एग्जिस्टिंग, यानी आप यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन भी लिख सकते हैं। ये कौन सा बता रहा है, वर्तमान सिचुएशन को बताएगा, प्रेजेंट सिचुएशन को। क्लियर है? और दूसरा कॉलम बनेगा एज्यूम का, जो कि हमें कितना लेना है, एज्यूम में 2 कंडीशन दे रखी है, जितनी कंडीशंस होगी उतनी कंडीशन के कॉलम बन जाएंगे। अगर 4 कंडीशन दे रखी होगी अलग अलग यूनिट्स की तो 4 कंडीशन इसमें बनेगी। क्लियर है? और यहाँ हमारा एक प्रेजेंट का है, दूसरा एज्यूम का और तीसरा भी एज्यूम सिचुएशन है। देखिए सेल्स यूनिट्स, पहला हमें प्रेजेंट में कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 20,000 यूनिट्स का, ठीक है। और फिर हमें कहा था एक 10,000 मानना है, एक 30,000 मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने यहाँ पे बिल्कुल अपने क्वेश्चन को यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सेल्स से। चलिए सेल्स से कैसे होगा, सेल्स निकालेंगे, अमाउंट 20,000 मल्टीप्लाई 10 पर यूनिट। 20,000 यूनिट दे रखी है, 10 उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो 20,000 मल्टीप्लाई जब आप 10 करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख। 10,000 यूनिट, ध्यान रखिएगा सब में नहीं लिखना है, सबकी यूनिट अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लाई होगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो आपका आ जाएगा 2 लाख। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो आ जाएगा 1 लाख। और फिर 10 को आपकी यूनिट को, जो सेल्स की यूनिट है उसको 30,000 से करेंगे तो 3 लाख आएगा। क्लियर है? ये कहाँ से आया, ये आया हमने सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई किया। किसको किया, सेलिंग जो प्राइस दे रखी थी पर यूनिट की, उसे यूनिट से मल्टीप्लाई किया। और यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है, 3 यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए सेल्स डिफरेंट होगी। पहले वाले एग्जाम्पल में सेल्स कॉमन थी इसीलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे सेल्स चेंज हो रहा है। लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट है, 20,000 यूनिट दे रखी है, 20,000 मल्टीप्लाई 5 देन कम्स टू 1 लाख, 1 लाख आ गया। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 50,000। फिर हमारा 30,000 यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1,50,000। लेस कर दीजिए S माइनस V, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया अंशदान। कितना आया, 2 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख।
1,50,000 लेस करेंगे 50,000 और 3 लाख में से 1,50,000 लेस होगा तो 1,50,000 लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कॉमन थी और पहले वाले क्वेश्चन में 2 तरह की फिक्स कॉस्ट थी और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या है, कॉमन है। 50,000 ही 50,000 सब में लेस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा EBIT। EBIT का मतलब क्या हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स और आपकी ब्याज, कर और ब्याज से पूर्व की जो आय है। 50,000 जीरो, 50 में से 50 गया तो जीरो और ये आ जाएगा आपका 1,50,000 में से 50,000 गया तो 1,00,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कैसे निकालना है परसेंटेज इन EBIT कि कैसे चेंज हुआ है परसेंटेज चेंज इन EBIT। सिर्फ ध्यान रखिएगा EBIT की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 50,000 था प्रेजेंट सिचुएशन में, अब बिल्कुल जीरो हो गया तो 50,000 से क्या हो गया, बिल्कुल कम, 50,000 का 50,000 कम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि 50,000 से बिल्कुल 50,000, तो पहले वाला 50,000 बिल्कुल, यानी कि 50,000 कितना कम हुआ तो 50,000 कम हुआ। सिंपल है कि 50,000 था और जीरो हो गया अब, ठीक है। पहले के प्रेजेंट सिचुएशन में कितना था 50। कंपैरिजन करेंगे हम प्रेजेंट की अपने एज्यूम सिचुएशन से, किसकी तुलना करनी है, वर्तमान स्थिति की जो हम अनुमानित स्थितियां हैं उनसे तुलना करेंगे, तब आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखिए 50,000 था अब जीरो हो गया तो कितनी अमाउंट से कम हुआ, 50,000 से। पहले की अमाउंट कितनी थी 50,000, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 और आपका 1 का मतलब 100%, कितने से कम हुआ 100% से। क्लियर हुआ। 50,000 कौन सा है, 50,000 से बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। कितनी अमाउंट से कम हुआ 50,000 से। पहले की अमाउंट कितनी थी 50,000, अपॉन करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा कि 100% कम हुआ। अब देखिए यहाँ 50,000 है और यहाँ पे कितना है 1,00,000 है, तो कितने से बढ़ गया, 50,000 था 1,00,000 हो गया, तो कितने से बढ़ा 50,000 से। पहले वाला कितना है 50,000, तो 50,000 अपॉन 50,000, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बड़ा है, इसीलिए मतलब इंक्रीज हुआ है इसीलिए पॉजिटिव है, यानी प्लस 100%। यानी कि जब बढ़ता है, यानी 50,000 से जब 1,00,000 हो गया, ये 50,000 से क्या हो गया 1,00,000, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है इसीलिए प्लस लगा है। यहाँ पे आप 50,000 से बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब 50,000 से पूरा कम हो गया, तो ये क्या होगा माइनस का। सिंपल समझ में आया। परसेंटेज इन EBIT यानी -100% और प्लस 100%, यानी कि 50,000 से जीरो होने का मतलब है कितनी अमाउंट से कम हो गया 50,000 से, अपॉन ये जो अपॉन कर रहे हैं ना ये तो प्रेजेंट सिचुएशन वाली अमाउंट लिखनी है 50,000, और ये कितने से बढ़ गया कि 50,000 से बढ़ा, और वही 50,000 पहले वाली यहाँ लिखनी है। तो इनका जो आंसर आया वो क्या आ गया 100%, ठीक है। आप जब कट करेंगे तो 1 आएगा और 1 से अपन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन EBIT, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बिल्कुल कम हो गया, उससे बिल्कुल पूरा का पूरा अमाउंट कम हुआ है, और इससे ये प्लस में क्योंकि पूरा में से पूरा यहाँ पे बढ़ रहा है, इसीलिए पूरा बढ़ रहा है 100% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस है। उसी तरह से सेल्स निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स, किससे कंपेरिजन करेंगे पहले वाले से। अब देखिए 20,000 थे, कितने से कम हुआ 10,000 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। पहले वाला कितना है 20,000, बस वही अप्लाई करना है। कितना कम हुआ 10,000, 20,000 था आपका वर्तमान में, अब कितना हो गया, कितने से कम हुआ 10,000 से कम हुआ, ठीक है। और पहले वाली कितनी थी आपकी सेल्स 20,000, 20,000 थे पहले, कितने थे 20,000, और यहाँ कितने से कम हुआ कि भाई पहले सिचुएशन में 20,000 थे अब 10,000 हुए, कितने से कम हुए 10,000 से कम हुए, तो 10,000 ऊपर लिख दिया और पहले वाले प्रेजेंट सिचुएशन के 20,000 नीचे। कट करोगे तो आएगा 0.5, 0.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या आएगा 50%। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये 10,000 से पूरा का पूरा कम हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा आधा अमाउंट कम हो गया, तो माइनस का। अब देखिए पहले था 20,000, हमारी वर्तमान सिचुएशन में 20 है, और अब 30,000 हो गया, तो कितने से बढ़ा, कितने से इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो ये 10,000, और पहले वाला कितने थे 20,000, तो यहाँ पे जब आप कट करोगे तो आंसर आएगा 0.05, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आ जाएगा 50%। यहाँ पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि 10,000 बड़ा है इसीलिए प्लस। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि 10,000 से कम हुआ है इसीलिए कम। क्लियर है। तो अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT, कितना चेंज हुआ -100%।
परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना कम हुआ चेंज सेल्स में कि भाई 50% माइनस का। तो यहाँ पे जब आप कट करोगे तो 1/2 यानी कि एक, ये कितना आंसर आया 2, ठीक है। और ये माइनस का है ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है 100, यहाँ पे भी माइनस का है। यहाँ पे मैक्स वाला फॉर्मूला नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये 100 था, ये भी माइनस का रिजल्ट दे रहा था, ये 50 है, ये भी माइनस का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2, और ये क्या है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, सेम परसेंटेज चेंज इन EBIT 100 है लेकिन प्लस का है, और यहाँ पे सेल्स कितनी है प्लस की 50%, डिवाइड करोगे 2, और ये कौन सा होगा फेवरेबल। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने सेल्स में एक टाइम चेंज करते हो, 1 गुना परिवर्तन होगा, तो EBIT में कितना आएगा 2 गुना, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1 गुना सेल्स को बढ़ाया, ध्यान रखिएगा 1 गुना सेल्स को 1 टाइम इंक्रीज की सेल्स में, तो आपका 2 टाइम चेंज होगा EBIT में, यानी 2 गुना ये आपका EBIT बढ़ाएगा, ठीक है। जब बढ़ाएगा इंक्रीज होगा तो फेवरेबल होगा। अगर आपने एक टाइम कह सकते हैं सेल्स को कम किया, तो ये आपके प्रॉफिट को 2 गुना कम करेगा, तो ये होता है अनफेवरेबल, ठीक है। आप चाहे तो नोट डाल के लिख सकते हैं नीचे कि इफ़ द चेंज इन सेल्स 1 टाइम देन इंक्रीज इन प्रॉफिट 2 टाइम्स, ठीक है। इफ़ चेंज इन 1 टाइम सेल्स रिड्यूस, 1 टाइम अगर आप सेल्स को कम करते हो देन प्रॉफिट है रिड्यूस होगा 2 टाइम, यानी कि अगर आपने सेल्स को एक टाइम चेंज किया तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जब कम होता है तो वो कहलाती है अनफेवरेबल कंडीशन, और जब आपका कह सकते हैं बढ़ेगा तो ये कहलाएगी फेवरेबल कंडीशन, राइट। आई होप कि आपको ये ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।